हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, हम लोग प्रेजेंट टाइम एक चैप्टर चल रहा है हम लोग का बेटा, प्रिज्म। तो प्रिज्म की थियरी हम आपको दे चुके थे। प्रिज्म की थियरी आपकी पूरी फर्स्ट क्लास की तैयार हो गई होगी और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्रिज्म का न्यूमेरिकल। तो प्रिज्म जानते हो बेटा बहुत ही छोटा सा है, 2 ही 3 फार्मूले हैं उसमें। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने उसे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सेलेक्ट किया बेटा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। P100 फिजिक्स, मैथ्स डिपार्टमेंट एसडीपी सर। आइए चलो बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? कह रहा है कि ये ग्लास प्रिज्म और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई देखो बेटा ग्लास प्रिज्म है कोई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। और कह रहा है इसमें कि इज ना इमर्स्ड इन वाटर। देखो बेटा वाटर में इसको इमर्स कर दिया गया और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया बेटा, AμW यानी कि 4/3 दिया हुआ है। और फिर कह रहा है देखो बेटा यहाँ पर दिखाया गया डायग्राम इसका, और फिर कह रहा है कि ये लाइट बीम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस AB। देखो बेटा यह AB सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है लाइट। फिर क्या कह रहा है, एंड रिफ्लेक्टेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो डायग्राम को देखो बेटा, डायग्राम को देखिए, यह एंगल दिया है, केवल यह एंगल दिया है पेपर में, केवल यह एंगल दिया बेटा थीटा। और आपसे पूछ रहा है ये एंगल आपके कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन बेटा, ये IIT में भी आया हुआ है और नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जैसा देखिए अब, और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 8/9, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9 ना, साइन थीटा इक्वल टू 8 ग्रेटर आर इक्वल टू 8/9 और साइन थीटा इक्वल टू 3/2 ग्रेटर आर इक्वल टू 3/2। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलो बेटा, तो बहुत सारे चूंकि रिफ्रैक्शन, तो हम लोग का प्रेजेंट टाइम में चैप्टर चला बेटा रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में आप यह रिफ्रैक्शन क्या होता है उसी पूरी प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल बेटा 2-3 लेक्चर में उसमें दे चुका हूँ, वीडियो फर्स्ट क्लास का दिया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाएंगे रिफ्रैक्शन रे ऑप्टिक्स में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्लास का रिफ्रैक्शन आपका चैप्टर तैयार हो गया होगा। अब रिफ्रैक्शन का 2 पार्ट और है बेटा, एक कौन सा है, प्रिज्म है, और दूसरा लेंस है। तो अभी यह प्रिज्म चूंकि बहुत ही छोटा है तो ये लेक्चर हमने दिया है बेटा थ्योरी, इसका पहले आया होगा तो थ्योरी आप पढ़ चुके होंगे फर्स्ट क्लास का, और थ्योरी पूरा पढ़ डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी में दिया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा वहाँ पे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको अन्यत्र नहीं मिली होंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन क्वेश्चन बार बार उस पर आता है, तो वहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर और उसका यह चीज़ पार्ट में हम उसका न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा रहे हैं बेटा। अब इसके बाद में जो बड़ा चैप्टर आने वाला है वह है लेंस। तो लेंस की थियरी और प्लस लेंस का न्यूमेरिकल। तो जानते हो बेटा कि ये क्वेश्चन आने की वहाँ से संभावना होती है, लेंस वाले पार्ट से क्वेश्चन जरूर आता है, तो एक क्वेश्चन वहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी बेटा। तो यह चैप्टर हम जब तक के पढ़ेंगे आप बेटा, यह जो प्रिज्म है आप फिनिश करेंगे तो तुरंत हम इसके बाद अभी लेंस की थ्योरी देंगे, और लेंस की थ्योरी के बाद बेटा लेंस के सारे न्यूमेरिकल सभी जस्ट आने वाले हैं। तो आइए पहले इसको फिनिश कर लिया जाए। चलिए देखिए क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा अब पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन में कि जहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा होता है बेटा, तो वहाँ पर भी यह कंडीशन याद आ रहा है आपको। यदि आप लगातार पढ़ रहे होंगे बेटा, P100 फिजिक्स पर कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको यह याद करवाया हूँ कि सारे रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन बेटा इसी लाइन से सॉल्व हो जाते हैं। सारे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो सारे क्वेश्चन बेटा इसी एक लाइन से सॉल्व हो जाते हैं, और इसका यूज करना सीखिए। जानते बेटा कि फिजिक्स से यही बात होती है कि थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो बहुत आसान लगता है, जब न्यूमेरिकल बन के सामने आता है तो दिक्कत होती है। तो थ्योरी का और जो फार्मूला आपको याद है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, उसको न्यूमेरिकल पे कैसे इम्प्लीमेंट करें, यही बात आपको सीखनी है। तो बार बार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है बेटा, मैं इसलिए करवा रहा हूँ बार बार ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको, क्योंकि आपको सीखने की प्रैक्टिस यानी कि उस प्रैक्टिस हो जाए कि जो याद थी ये थ्योरी, जो फार्मूला याद है उसको न्यूमेरिकल पर कैसे लगाएं, बस। ओके बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने की जरूरत है। देखो बेटा, तो μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। ओके बेटा, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, हमेशा ही रटा होना चाहिए बेटा, ये स्नेल्स लॉ है यह। अब देखो बेटा μ1 यानी कि यह कहता है, ये वाला पहली वाली लाइन बेटा कि वेव लाइट रेज किस में से जा रही है, और दूसरा है बेटा कि किस में जा रही है। तो किस मीडियम से रिफ्रैक्शन कब होगा, जब 2 मीडियम होंगे। तो किसी भी सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट करेगी बेटा, तो वहाँ पर जब 2 सरफेस होंगे तभी रिफ्रैक्शन होगा। तो एक होगा 2 मीडियम होंगे तभी रिफ्रैक्शन होगा। तो एक हुआ पहला मीडियम, दूसरा हुआ दूसरा मीडियम। तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा यदि μ1 हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हो उस मीडियम में, जो इस मीडियम में बन रहा हो, μ1 और मीडियम में एंगल I1 हो, और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा μ2 हो, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा R1 हो, तो दिस इक्वेशन होल्ड गुड। एक बेटा, तो अब यह इक्वेशन बेटा उस हर एक सरफेस पर लगाते हैं इस इक्वेशन को।
अब जरा देखिए बेटा, हम अपने केस में देखें, हम लोग अपने केस में देखें बेटा तो क्या हो रहा है, तो हम लोग अपने केस में बेटा तो देखा रिफ्रैक्शन हो कहाँ रहा है, ये तो चूंकि नॉर्मल इंसिडेंस है। अब देखो बेटा, इस सरफेस पर जब लाइट बीम इंसिडेंट करेगी तो चूंकि नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है इसलिए पार चली जाएगी ना। अब इसका कुछ पार्ट हो सकता है रिफ्लेक्ट हो रहा हो, लेकिन चूंकि रिफ्लेक्शन का यहाँ से कोई मतलब नहीं बेटा, तो जो सीधे जो रेज जा रही है वह सीधे आगे बढ़ जाएगी। अब जा करके वह इस लैटरल देखो बेटा सरफेस पर इंसिडेंट करेगी। अब यहाँ से TIR दिखाया गया है, देखिएगा आप बेटा, तो आप जहाँ पर जिस सरफेस पर TIR हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, इस सरफेस पर यहाँ पर हो रहा है। तो रेज किस, ये कौन सी मीडियम है, ये तो ग्लास का पोर्शन है, तो ये ग्लास है। और बाहर कौन सा पोर्शन बेटा, बाहर, तो बाहर है लिक्विड, यानी कि रेज किस में से किस में जा रही है, सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, यानी ग्लास में से वाटर में जा रही है। ओके, तो अब देखिए, और जब जानते बेटा कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में वेव जाती है, यानी कि लाइट बीम इंसिडेंट करती है, तभी उसका TIR होता है। तो अब जा दो बेटा, अब μ1 हमारा क्या हो गया, AμG ग्लास में से वाटर में, और ये साइन I एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बेटा जिस एंगल पे वो टकरा रही है। और ये कौन सा मीडियम होगा बेटा, दूसरा, जिससे देखो बेटा ये बाहर वाला मीडियम क्या हो गया, AμW, और ये अंदर वाला मीडियम क्या होगा बेटा, AμG हो गया। अब जब देखिएगा बाहर का मीडियम AμW हो गया बेटा, और ये साइन R हो गया, साइन R में से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बेटा, अब जब देखिएगा बेटा, जानते हो कि थ्योरी के जानते हैं आप कि जब भी कभी भी बेटा I = θc हो जाता है, यानी कि जब भी कभी भी TIR की थ्योरी क्या है, TIR की थ्योरी है बेटा कि वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाता है, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। देखो बेटा, तो I का मान, I की वैल्यू कहलाएगा क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, I विल कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल व्हेन R1 विल बी 90, यानी कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाएगा तो वही एंगल हमारा कहलाता है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ओके बेटा, अब जब देखिए यदि दो वैल्यू को अपने इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो साइन थीटा, जो बेटा जहाँ पर हम लोग का AμG है इनको साइन I, तो बेटा तो अब यह AμG को उधर भेज दें राइट हैंड में, और इधर हुआ हमारा साइन थीटा ना, तो साइन थीटा देखिए अब I के स्थान पे हम θc लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब हम R1 को 90 मान लेते हैं, R1 बराबर हमारा क्या हो गया 90 अकॉर्डिंग टू द TIR कॉन्सेप्ट। देखो बेटा अब साइन θc बराबर क्या हो गया, AμW = साइन 90। देखो बेटा, तो जब हम यहाँ लिखेंगे, देखो बेटा जब हमें I को क्या मान लिया θc, यानी कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ, तो यहाँ जो R की वैल्यू थी बेटा, R बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। पहले लाइन क्लियर हो गए। अब देखिए बेटा, अब इस बात देखना, AμG अब उधर ले जाइए, राइट हैंड कर दीजिए, यहाँ क्या बचा, केवल साइन θc बचा, और यहाँ पर पहले से क्या था AμW, और यहाँ AμG नीचे आ गया, AmG बेटा नीचे आ गया, AmG है तो AmG नीचे आ गया। ओके, अब देखो क्या शो कर रहा है बेटा कि साइन θc = AmW का 4/3 है, और इसका 3/2 है, तो 2 ऊपर चला गया बेटा, 4 × 2 8 हो गया, और नीचे 9 हो गया, 8/9। अब एक बात क्लियर हो गई कि साइन θc की वैल्यू 8/9 है, तो θc बराबर कितना हो गया, साइन इनवर्स 8/9 हो गया। क्लियर। अब देखिए, लेकिन TIR का कंडीशन आपको यह लाइन याद होगी, ये लाइन आपको बिल्कुल ही याद होगी। TIR का क्या कंडीशन बेटा, TIR का कंडीशन है कि I का मान हर हाल में θc से ज़्यादा चाहिए। TIR का कंडीशन बेटा ना कि I की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस θc के बराबर चाहिए, क्यों, क्योंकि जब I बराबर θc होगा तब तो R का मान 90 हुआ, तो TIR होने के लिए I का मान θc से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब I का मान कितना होगा बेटा, I बराबर क्या होगा, I बराबर θc = क्या हुआ, साइन इनवर्स ग्रेटर देन, I का मान क्या हुआ θc से ज़्यादा, अब θc बराबर क्या मिला है, साइन इनवर्स 8/9, तो थीटा बराबर कितना हुआ, ग्रेटर देन साइन इनवर्स 8/9, किसके लिए, फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। मान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो I का मान हर हाल में θc से ज़्यादा चाहिए, और θc की वैल्यू मिली है साइन इनवर्स 8/9, तो I की थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, थीटा मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बेटा क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि I का मान क्या चाहिए, आप यहाँ I रख सकते हैं, लेकिन चूंकि थीटा दिया है क्वेश्चन में इसलिए मैं थीटा लिखा हूँ, अदरवाइज आप यहाँ चाहे तो I लिख दें। तो I का मान क्या हुआ बेटा, I का मान किससे ज़्यादा होना चाहिए हर हाल में, साइन इनवर्स 8/9 से ज़्यादा। दिस इज द आंसर।
तैयार होगा आपका ये। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा हम पहले भी करवाए थे आपको रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में। आइए देखिए अब यहाँ पे देखिए बेटा कितना क्लोज देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 8/9। अब ये देखिए इक्वल टू 8/9 आपका आया है, लेकिन TIR के लिए पूछा है, TIR हो रहा है, तो इसका मतलब कि आई का वैल्यू इससे ज़्यादा चाहिए तभी TIR होगा। तो आंसर हमारा कौन हुआ बेटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। आंसर बेटा यहाँ पर दिया है ग्रेटर इक्वल दोनों दिया हुआ है, ये तो रॉन्ग है, यहाँ ग्रेटर और इक्वल तो ग्रेटर इक्वल नहीं होगा बेटा, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर कौन सा सही हुआ, बी, यानी कि बहुत ही क्लोज ऑप्शन। देख रहे हैं ना, साइन थीटा इक्वल 8/9, बहुत ही क्लोज ऑप्शन। चल बेटा क्लियर हो गए। हाँ एक बार देख लें पूरा कैलकुलेशन, बार फिर से देख लें। हो गया। हाँ बेटा कैसे लिखा गया है, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ देखिएगा, अच्छी तरह से यह बात समझिएगा कैसे लिखते हैं कंडीशन। क्योंकि अभी लग रहा होगा कि यहाँ बहुत आसान है बेटा, और जब यह निशान मारना होगा ना कि इसमें जब चार ऑप्शन बहुत क्लोज दिए रहेंगे तो मारते समय बहुत ही क्लियर कंसेप्ट चाहिए, अदरवाइज करने के बाद भी आंसर गलत हो जाएगा। तो क्यों मारा गया उस पर निशान, वहाँ पर क्लियर होइए, यह लाइन क्लियर होनी चाहिए बेटा, TIR के लिए क्या जरूरी है। ठीक, चलो बेटा हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। ए रे ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास ब्रिज एट एंगल 30 डिग्री। देखो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 30 डिग्री। इफ द रे ट्रेवल बैक ए लॉन्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते देखिएगा ना, कि जब रे ट्रेवल बैक करता बाद जब तक जो अपने पाथ को रिट्रेस करते हैं, यह वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, आपके कंपटीशन में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है बेटा ना। बैक एलॉन्ग द सेम पाथ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड फेस देन एंगल ऑफ द इंसिडेंस विल बी। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, यानी कहने का समझ बेटा कि जो रेज इंसिडेंट की रही है प्रिज्म पर, तो दूसरे सरफेस पर जब पहले वाले को तो रिफ्रैक्ट होकर के पार जा रही है, और जब दूसरे सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पड़ रही है तो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। देखो बेटा तो डायग्राम यहाँ पर, ये कोई प्रिज्म ले लिया जाए, यह नॉर्मल बेटा लाइट इंसिडेंट कर रही है, माना एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई पे कर रही है, और यह जा करके अपने पाथ पर से फिर वापस आ रही है। तो ऐसा तभी होगा जब यह बेस के पैरेलल होगी, और बेटा बेस के पैरेलल होगी, और यह ना बेटा ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रही होगी, तभी यानी कि यह एंगल 90 डिग्री होगा, यह अवश्य। अब जा देखो मतलब 90 डिग्री इंसिडेंट होगा। अब जा देखिएगा बेटा आगे क्या है। जानते हो कि प्रिज्म की थ्योरी में पढ़े हुए हैं आप, क्या पढ़े हुए बेटा, कि कहीं पर भी R1 + R2 = A होता है ना, पढ़े हैं थ्योरी में कि R1 + R2 प्रिज्म से R1 कहाँ पर होता है बेटा, ये है R1 नॉर्मल बेटा, और जो रिफ्रैक्टिंग रेज है उसके बीच का एंगल ये है R1, और यदि यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया जाए तो ये एंगल होता है क्या बेटा, R2। तो चूंकि यह 90 डिग्री पर बेटा, तो इसका मतलब कि नॉर्मल यही हुआ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, R2 = 0 हो गया। तो आप जानते हैं कि R1 + R2 = A होता है। तो चूंकि जब भी रिट्रेसिंग होगी तो बी श्योर, जब भी रिट्रेस करेगा बेटा तो यह एंगल R2 0 हो जाएगा। तो R1 + 0 = A हो गया, यानी कि इम्प्लाइज दैट R1 = क्या हो गया, A। तो जब भी कभी भी रिट्रेसिंग होती है तो लाइन याद रहे। अब इसके बाद क्या होना है बेटा, अब क्या हुआ देखिए, अब वही लाइन यहाँ पर भी लिखा हुआ कि रे रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सेकंड सरफेस देन R2 will be 0, R2 will be 0 श्योरली। R1 + R2 = A होता बेटा, तो R1 + 0 = 30 हुआ, यानी कि R1 = 30। क्योंकि ये देखो बेटा A का मान दिया है 30, और आप जानते हैं कि R1 + R2 = A होता है, यानी कि R1 + 0 = क्या हुआ, 30। तो R1 = क्या हो गया, 30 डिग्री। R1 की वैल्यू यहाँ से आगे देखो आपकी स्टेप क्लियर हो बेटा। अब देखिए क्या कह रहा है, नाउ अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ फर्स्ट सरफेस, लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन द फर्स्ट सरफेस। अब इस पर आप जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा बेटा, जब लगाएंगे तो देखिए बेटा यहाँ देखो इस सरफेस पर लगा रहा हूँ मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो क्या कह रहा था, इधर वाला मीडियम क्या हुआ, μ1 A क्या हो गया, μ2 A क्या हुआ, I1 A क्या हो गया, I2। अब लगाइए देखिए क्या कहता है लॉ, μ1 sin I1 = μ2 sin R1। μ1 देखो बेटा μ1 तो जानते बेटा एयर है, देखो बेटा एयर है, एयर के सापेक्षी सबका लेना होता है, तो ये 1 हो गया। तो देखो बेटा एयर का यहाँ 1 रखा गया। साइन आई वैसा रहने दीजिए अभी।
म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का म्यू टू, साइन आर देखो बेटा R1 का मान 30 आ चुका है। आइए अब म्यू वन की वैल्यू 1 हो गई बेटा, साइन आई हो गया, और म्यू टू को म्यू मान लिया क्योंकि 1 2 तो है नहीं, तो खाली म्यू मान लिया, और साइन 30 1/2 हो गया बेटा। अब ये किसके बराबर आ रहा है, देखो बेटा म्यू बाई 2 हो गया ना, ये म्यू बाई 2 हो गया। अब जब देखो बेटा यहाँ पर आई बराबर क्या हो गया, तो आई बराबर साइन इनवर्स म्यू बाई 2, यस दैट इज द आंसर। मीन्स यदि ऑप्शन दिया बेटा तो साइन इनवर्स क्या है, क्या आंसर आया, साइन इनवर्स म्यू बाई 2। तो बेटा किस पे निशान मारना था, साइन इनवर्स म्यू, साइन इनवर्स 2 बाई म्यू, साइन इनवर्स म्यू बाई 2, किस पे मारना था बेटा, ऑप्शन सी पर। हाँ एक बार देखो बेटा क्वेश्चन फिर से ठीक से क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिए। हाँ और अपने तो बेटा कॉपी पेन ले लीजिए और क्वेश्चन को देखते ही वीडियो को पॉज कर दीजिए, वहाँ पर रोक दीजिए सेकंड के लिए बेटा, 1 मिनट के लिए रोक दीजिए और हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम 1 मिनट है बेटा। अपना प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ए रे ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास ब्रिज ऑफ एंगल 30 डिग्री इफ द रे ट्रेवल्स बैक along the same path, the refraction from the refraction of the from second phase, then angle of incidence will be how much। 4 ऑप्शन, यानी कि ये जो रेज ऑफ लाइट गई बेटा कह रहा है कि वो बैक आ रही है, अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। तो इसका कंडीशन समझ में आ गया आपको। जब भी रिट्रेसिंग होगी तो क्या करना बेटा, R2 का मान 0 कर दीजिएगा, इस पे स्नेल्स का लॉ लगा दीजिएगा। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन बेटा बताए हैं, बार बार बता चुके आपको। कौन वाला, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन इसी से सॉल्व हम कर रहे हैं बेटा, देखे होंगे, पीछे भी पढ़े होंगे ना, पीछे रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी बताया हूँ। यही ला वहाँ भी लगेगा, यही देखिए प्रिज्म में भी लग रहा है बेटा। ओके चलिए अगला पेज, नेक्स्ट पेज बेटा देखिए क्या है यहाँ पर नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस ट्राई टू डू द सॉल्व द क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √2। देखो बेटा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है, किसी प्रिज्म की √2 दी हुई है। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल, देखो बेटा रिफ्रैक्टिंग एंगल में दिया हुआ है 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि 1 रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज पॉलिश। देखो बेटा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस को पॉलिश किया गया है, जैसा कि डायग्राम में देखिए हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है ना बेटा। कह रहा है कि पॉलिश किया गया है। अब कह रहा है कि ए बीम ऑफ द क्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट एट एंगल थीटा। देखो बेटा एंगल थीटा पर, यानी कि यह एंगल कितना बेटा, ये थीटा बोला गया है। लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड पॉलिश्ड सरफेस एंड रिट्रेसेज पाथ। देखो बेटा यह भी वही क्वेश्चन है, यानी देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा, अब वहाँ पर था पॉलिश नहीं था, यहाँ पे कह रहा है कि पॉलिश है, लेकिन कंडीशन में तो कोई अंतर पड़ा नहीं बेटा, कंडीशन तो वही रहेगा ना। अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है वो, चाहे जैसे कर रहा हो। यदि पॉलिश वगैरह नहीं बोला है, कह रहा है कि रिट्रेस कर रहा है, तभी कंडीशन वही होगा। अच्छा एंगल ऑफ दिया हुआ बेटा प्रिज्म का दिया है 30 डिग्री। अब आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पूछ रहा है कि बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं कि आई का मान पूछ रहा है। वही कंडीशन बेटा फिल अब ये एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आसानी से कर सकते हो अपने आप बेटा। कैसे, रिट्रेस का कंडीशन लगा दो बेटा। जो सेकंड सरफेस पर यहाँ पर रिट्रेस हो रहा है बेटा, तो ये जानते हो कि सीधे सीधे R2 का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब R2 बराबर जो 0 हुआ तो जानते बेटा कि पहला कंडीशन ये हम लिखते हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व होगा इस तरह का क्वेश्चन। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू ये होता है बेटा, चूँकि ये 0 हो गया है तो R1 प्लस 0 बराबर 30 डिग्री, या R1 बराबर 30 डिग्री, ये सीधे देख रहे बेटा R1 इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ओके बेटा, यानी कि आपको R1 मीन्स कि दिस एंगल, ये एंगल मिला आपको बेटा कितना, 30 डिग्री। और एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या क्या है एंगल, वो भी है 30 डिग्री। अब जो देखिएगा μ1 sin I1, अपना कंडीशन लगा बेटा, लॉ स्नेल लॉ है यह। तो μ1 sin I1 इक्वल टू μ2 sin R1। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, μ1 एयर है, जो बेटा यहाँ पर एयर है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यह एयर है ना, और ये क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा μ2 है और ये ग्लास है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बेटा, ए म्यू जी हो गया। अब जब देखना बेटा, अब ला लगा दीजिए तो μ1 की वैल्यू 1 हो गई, साइन आई थीटा माना, थीटा दिया हुआ तो थीटा लिख दिया, और यहाँ μ2 जानते बेटा ग्लास ए म्यू जी हो गया, और साइन R1 साइन 30 हो गया। बहुत ही सिंपल। साइन थीटा की वैल्यू बेटा यही सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर कितना बेटा, ए म्यू जी की वैल्यू √2 दिया हुआ है क्वेश्चन में,
ए म्यू जी √2 इंटू साइन 31/2 हुआ, √2 से रूट कैंसिल हुआ, 1/√2 आया बेटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये थीटा बराबर कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/√2, यानी कि आंसर कितना बेटा 45 डिग्री। ऑप्शन कौन सा था बेटा, ऑप्शन था देखिए पहला ऑप्शन क्या था, हाँ क्वेश्चन देखिए बेटा 3 नंबर, पहला ऑप्शन था 30, दूसरा 45, तो आंसर कौन सा सही हुआ बेटा 45 डिग्री। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए ठीक से। यह कई बार आपके एग्जाम आ चुका है क्वेश्चन बेटा, ये पॉलिश वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बच्चे देख करके डर जाते हैं, पॉलिश किया है क्या होगा, पॉलिश किया तो और आसान हो गया, R2 का मान 0 हो गया, कैलकुलेशन छोटा हो गया, R2 की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक, बहुत आसान सब कुछ बेटा। अगले पेज पे चलते हैं ना, चल बेटा बहुत ही आसान सब कुछ। देखो बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थीटा इक्वल टू 45। इस डायग्राम को देखना बेटा, कह रहा है कि थीटा का मान 45 दिया हुआ है ना, थीटा की वैल्यू कह रहा है कि 45 डिग्री है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान बताइए क्या होगा। ओके चलो बेटा देखिए, जानते बेटा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डायग्राम को देखा जाए तो देख रहे हो कि यहाँ पर इंसिडेंट हुई लाइट, और लाइट हुई इंसिडेंट होकर के क्या हो रहा है, इसका TIR हो रहा है ना, TIR हो रहा है, यानी कि जिस मीडियम में आई बेटा वो देखिए रिफ्रैक्ट दूसरे मीडियम में आगे नहीं जा रही है, वो क्या हो रहा है, जिस मीडियम में आई है उसी मीडियम में वापस जा रही है बेटा। अब देखिए यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, देखो बेटा तो TIR हो रहा है, देखो बेटा तो जहाँ पर TIR हो रहा है उस सरफेस पर क्या लगाया आपने, सीधा सा फार्मूला लगा दिया बेटा, क्या जानते बेटा कि TIR के लिए ये चीज़ याद कर लो बेटा, देखिए ना लिखे हो अभी तो लिख डालिए, तुरंत लिखिए कॉपी में अपने, हाँ ये बात याद रहे बेटा हमेशा कि आप जानते हो, क्या जानते हो बेटा, ये लाइन आप श्योर जानते होंगे बेटा, याद होगा आपको कि साइन थीटा C इक्वल टू 1/μ होता है, लिखते हैं ना बेटा, साइन थीटा C इक्वल टू 1/μ होता है, या यूँ कहें कि म्यू बराबर, तो आप कहेंगे कि 1/1 साइन थीटा C होता है ना। लेकिन याद है बेटा कि इस एंगल पर, यानी कि इस थीटा पर क्या होता है, इस थीटा पर बेटा R2 की वैल्यू 90 आती है ना, और TIR होने के लिए क्या जरूरी है, TIR होने के लिए जरूरी बेटा कि म्यू की वैल्यू, जो वैल्यू आई है उससे ज़्यादा, ग्रेटर का निशान, इक्वल नहीं रहेगा यहाँ पर, ग्रेटर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पर बेटा कि जब भी आपको कंडीशन में पूछेगा तो बड़ा क्लोज ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर बहुत ही क्लोज ऑप्शन होते हैं। अब जैसे देख लीजिए ऑप्शन ऊपर है म्यू इक्वल टू √2, म्यू लेस देन √2, म्यू ग्रेटर और इक्वल टू √2, म्यू ग्रेटर देन √2। अब जब देख रहे बेटा, अब फंस गया, निकालने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा कि किस पर निशान मारे, फंस जाएगा ना। ओके तो यदि यह लाइन याद होगी, ये लाइन याद होगी, क्यों कि आपको बस दो बेटा ये वाला फार्मूला याद होगा, आपको ये फार्मूला जरूर याद होगा कि साइन थीटा C बराबर होता है 1/μ, तो हर बच्चे को बेटा याद होता है ना, जब भी आप तैयारी करें बेटा तो जरूर याद होगा कि साइन थीटा C बराबर होता है 1/μ, ये होता है ना। लेकिन जब आपको क्वेश्चन बना के दे देगा बेटा, तो ये म्यू की वैल्यू जानते हो बेटा कि साइन थीटा C पर, तो वह R2 का कंडीशन, ये प्रूफ जब होता है, पीछे प्रूफ किया हूँ बेटा, तो जब यह प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी, पहले कर चुका बेटा TIR में ना, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले हेडिंग में पढ़ना बेटा, वो सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सब, देखो बेटा। तो जब कभी भी TIR होता है तो वह एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाता है, तो अभी तो ये 90 डिग्री बना है ना, तो अभी TIR नहीं हुआ, तो TIR होने के लिए जो वैल्यू निकल के आती है थीटा C का, उससे ज़्यादा होना चाहिए। हमेशा याद करो बेटा, एक लाइन लिख दो कॉपी में कि TIR के लिए क्या होता है, तो याद रहे कॉपी में लिख दीजिए कि TIR के लिए हमेशा है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान थीटा C से ज़्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमेशा थीटा C से ज़्यादा होना चाहिए, तब TIR होता है बेटा। और इस कंसेप्ट के अनुसार अब म्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, सो मच ग्रेटर का निशान रहेगा यहाँ पर, तो म्यू ग्रेटर देन 1/√2, √2 पर आएगा, और आंसर किस पे हमारे बेटा, ऑप्शन, यस, तो ऑप्शन बेटा लास्ट ऑप्शन डी, म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2, ग्रेटर आर इक्वल नहीं होगा, लेस का तो होने का सवाल ही नहीं बेटा। और यह देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि यह मारूँ कि ना मारूँ,
तो नहीं मारना है इस पर। क्यों? TIR के लिए पूछा, TIR हो रहा ना बेटा, और TIR तभी हुआ होगा। अब म्यू इक्वल टू √2 रहेगा तो क्या होगा? तो म्यू इक्वल टू 2 रहेगा तो TIR नहीं होगा। तब ये इस पर ग्रेजिंग करेगा, तब उसी सरफेस पर रहेगा, तब TIR नहीं होगा वो। और TIR के लिए क्या जरूरी है? TIR के लिए म्यू का मान जरूरी है बेटा, ग्रेटर। ओके, तो निशान मारने गलत ना होने पाए। ओके, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, अगला पेज। तो बेटा इस वीडियो को भी फिलहाल अभी यहीं रोकते हैं, बाकी पार्ट हम अभी लेंस वाला जो हम लोग का चैप्टर है अभी हम उसमें देते बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा।